नमस्कार, मैं हूँ संगीता शर्मा और आप देख रहे हैं राम जन्मभूमि का पूरा इतिहास और कोर्ट से जुड़ी सभी जानकारी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। आज हम हैं अयोध्या में ही ये केस दायर हुआ था जो आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। उसके पीछे बहुत बड़ी दास्तां है, 70 वर्ष की स्ट्रगल है जो कि कोर्ट में लड़ी गई और ये मामला अयोध्या से कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक जाता हुआ और ये सुप्रीम कोर्ट में जाके फैसला अंत में हुआ, तब जाके इसका आपको ये भव्य मंदिर का निर्माण दिख रहा है। तो आज हमारे साथ हैं निर्मोही अखाड़ा के अधिवक्ता जिन्होंने 3 पीढ़ियों से इस लड़ाई को लड़ा, जिनके पहले ग्रैंडफादर सर्वजीत लाल वर्मा जी जिन्होंने 1950 में दायर किया था मामला, फिर उनके बेटे श्री रंजीत लाल वर्मा जी, उसके बाद तरुणजीत लाल वर्मा जी आज हमारे साथ हैं, उनके पोते, और जिन्होंने तीनों पीढ़ियों ने लड़ाई लड़ी। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और तब उसके बाद एएसआई की खुदाई होती है। एएसआई की खुदाई होती है 2001 में। ग्राउंड पेनिटेशन जीपीआर सर्वे कराया जाता है। ग्राउंड पेनिटेशन रडार सर्वे द्वारा देखा जाता है। वो जापान के कंपनी की एक मशीन थी और वो कोर्ट के ऑर्डर से आई। उन्होंने चेक किया तो उनको लगा कि कुछ है नीचे सरफेस में, कुछ लग रहा है हमको। तो उसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय ने एक ऑर्डर किया कि हाँ, एक एएसआई सर्वे हो जाए। उस प्रोमिसेस को छोड़ के जहाँ पे भगवान रामलला जी विराजित थे उतने पोर्शन को छोड़ के आसपास के एरिया में एक्सकेवेट किया जाए, देखा जाए क्या है इसमें। मुसलमान लोग ने इसको चैलेंज भी किया लेकिन उसको नहीं माना गया। फिर मार्च यानी सेकेंड वीक ऑफ मार्च में 2002 में एक्सकेवेशन चालू हुआ। खुदाई के समय आप जाते थे? खुदाई के समय मैं भी जाता था और मेरे फादर भी रहते थे। 3 बजे के बाद से लगातार वो रहते थे, दोपहर शाम को 10 to 4 होती थी, 10 to 5 होती थी। अच्छा। और एक्सकेवेशन जो होता है बड़ा ही टेक्निकल चीज़ होता है। ब्रश से साफ करके इक्विपमेंट से करना बहुत टाइम टेकिंग है। इसी थोड़ा बताइए एक्सकेवेशन में कैसे एक्सकेवेशन में होता क्या था कि लोग होते थे वहाँ पे सारे पार्टीज के होते थे, सारे कार्ड इश्यूज थे। जितनी पार्टी थी, इनफैक्ट रजना अग्निहोत्री जी थी और एक अमिताभ जी थे जो कलकत्ता से आते थे, वो शंकराचार्य के वकील थे। अमिताभ जो पहले, हाँ अमिताभ जी थे, उसके बाद पीएन मिश्रा जी आ गए थे। तो हम सारे पक्ष के वकील रहते थे। जफर याब जिलानी साहब भी रहते थे, 1-2 बार मन्नान साहब भी आए थे, मुश्ताक अहमद सिद्दीकी भी थे, मदन मोहन पांडे जी थे, त्रिलोकीनाथ, सारे लोग थे, सभी लोग रहते थे। और एक बहुत ही अच्छा माहौल रहता था वहाँ पे और बड़ा वॉचफुल रहते थे। अब बैठ के भी खड़े रहते थे, लोग देखते थे। बड़ा ही टाइम सितंबर पार कर गया, 6 महीना एक्सिबिशन चला है। देन आफ्टर तो कैसे होती थी वहाँ पे? वो कुछ डिगिंग करा के, थोड़ा उनके अपने इक्विपमेंट थे अपने, तो 15 मीटर तक डिग करते थे। 15 मीटर के बाद माना गया कि नेचुरल सॉइल आता है। अच्छा। तो 15 मीटर तक ही मोस्टली किया गया। उसमें 2 टेंशेस बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसमें G7 और J3 और G7 2 टंच ऐसी थी जिसको लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। इसलिए करते हैं कि वो 15 मीटर तक डिग के गई थी और वो ठीक रामलला के गर्भगृह के ठीक सामने थी, राइट एंड लेफ्ट। J3 और G7 टंच, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। और उसमें काफ़ी कुछ मिले थे, आर्टिफैक्ट मिले थे। और उनका एक एएसआई सर्वे में एक उन्होंने बनाया था, एक इमेजनरी फोटोग्राफ बनाया था। तो उसको देख के लगता था कि 5 पिलर की रो नॉर्थ साउथ चलती थी, नहीं 17 रोज और 5 रोज ईस्ट एंड वेस्ट दिखता था। पिलर थी उसमें, नीचे जो ग्राउंड बेस थे, पिलर बेस थे, वो लगते थे कि पिलर बेस एक निश्चित दूरी पे 17 जो थे, 17 पिलर बेस वो नॉर्थ से साउथ और 5 पिलर बेस एक रो में इधर रखते थे, नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट। तो लगता था कि नीचे फाउंडेशंस थी और एक ह्यूज भगवान का टेम्पल था और उसको डिमोलिश करके उसी के रॉ मटेरियल को यूज़ किया गया था। इनफैक्ट अगर हम इसको कर कंक्लूजन में कहें एसआई रिपोर्ट को, तो वो एक तरह से हमारे इस मुकदमे में एक मील का पत्थर साबित हुई रिपोर्ट। अच्छा। और उससे पता लगा कि यहाँ पे एक भव्य भगवान राम जी का मंदिर था जो डिमोलिश कर दिया गया था। तो
वो एक बहुत बड़ा आधार बना हमारे इसमें ऑर्डर में। पर ये ऐसा इन्हें क्लियरली नहीं लिखा कि मंदिर का, वो क्लियर है क्योंकि वो एक सरकारी संस्था है, और सरकारी संस्था में भी आप ही समझ सकते हैं कि कई विषय ऐसे होते हैं कि बहुत खोल के नहीं लिखे जा सकते हैं। लेकिन प्रथम दृष्टि अगर आप देखेंगे तो 98% जो आर्टिफैक्ट्स मिले थे, जो डेबरीज से डम्प से मिले थे, जो पिलर्स मिले थे, वो सब भगवान हिंदू कल्चर से जुड़े हुए, हिंदू धर्म से जुड़े हुए स्क्रिप्ट थे या फिगर्स थे या माला थी, लोटा थे, कई ऐसे चीज थे जो हिंदू धर्म से संबंधित थे। क्या हरी वो एक वो था ना, थी, बहुत पुरानी प्लेट थी। हाँ। वो मेरे ख्याल 79 में वो दिखाती थी कि विष्णुहरी टेम्पल का था। हाँ। और उसमें एक प्लेट और मिली थी, उसमें अनंग पाल लिखा हुआ था। अनंग पाल के बारे में कहा जाता है कि पाल वंश के ये 1033 में थे, शासक थे, और उनका कन्नौज में वो शासक थे, यहाँ तक उनका आता था। तो उससे भी लगता है कि रेनोवेशन शायद उन्होंने उस समय कराया हो, अनंग पाल ने कराया हो यहाँ पे 1033। अच्छा, 1033 AD में। तो वो उस समय जो आप कह रहे हो ब्रश से थोड़ा आप बताइए कैसे। तो एक्चुअली में जब कभी आर्टिफैक्ट्स मिलते थे, एंटीक्विटी मिलती थी कोई, तो बहुत ही धीमे डर से ब्रश से साफ करना। पहली बात उसको डिग करने में इतना टाइम लगता था, और डिग करके कहीं कुछ आर्टिफैक्ट मिलते भी थे तो मिल गया उसको होता था, उसमें इकट्ठा होते थे, और काफ़ी हड्डियाँ भी मिली वहाँ पे। तो मुस्लिम चैलेंज करते थे हड्डियाँ को क्यों नहीं एग्जामिन किया गया। तो उसमें उनका वर्जन ये था कि एक्सपेंजर द्वारा, मतलब चील कौए जानवर उड़ के आए, गिर गई हड्डी, तो मस्जिद में हड्डी का कोई स्कोप था ही नहीं, तो इसीलिए हड्डी को कहीं डंप करके अलग रख दिया गया, उसकी कोई वो नहीं किया गया था, और उसका लेना देना भी नहीं, उसका कोई कंसर्न नहीं था, ना मस्जिद ना इसमें था। उसके बाद 2006 में ये गवाहियाँ ख़त्म होती हैं। आफ्टर दैट खान साहब की हेडेड द्वारा, और धर्मवीर शर्मा जी जो वर्तमान में नहीं। जजेस का बर्ताव कैसा था आपके साथ? जजेस तो बहुत हम्बल, जो एटमॉस्फेयर था कोर्ट के अंदर का, वो बहुत ही मज़ेदार होता था। ये अलग बात थी कि आर्गुमेंट अपनी जगह होती रहती थी, लेकिन एक जो वहाँ का माहौल था बड़ा ही भाईचारा बना हुआ था, और ऐसी बात नहीं थी कि दिखाने के लिए मीडिया कुछ भी दिखाए करे, लेकिन कहीं किसी में एक लड़ाई नहीं थी आपस में। वो एक अलग विषय था कि हम अपने क्लाइंट को पेश कर रहे हैं, वो अपने क्लाइंट को पेश कर रहे हैं, एक अलग चीज़ था, लेकिन टसन नहीं था। हम लोग इनफैक्ट कि जिलानी साहब भी किसी फंक्शन में किसी को बुलाए तो सब लोग जाते थे, हम भी किसी को बुलाए फंक्शन में वो सब लोग आते थे। तो एक बहुत ही अच्छा व्यवहार था सबका आपस में। जजों की एक फ्रेंडशिप थी हम लोग की, बड़ा अच्छा था माहौल। और ऐसा कुछ नहीं था हिंदू मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा अपना मानना है कि वहाँ अंदर कोर्ट रूम के अंदर, माने हाई कोर्ट में या एपेक्स कोर्ट में भी मैंने देखा कि कोई ऐसा आपस में कोई गतिरोध नहीं दिखा। ये एक अलग बात है कि आर्गूमेंट के पहलू होते थे, अलॉट होते टाइम लोग बहस करते थे, क्योंकि सब विद्वान आदमी, सबको पता है क्या है क्या नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ टोटल कितने साल चला? यहाँ पे जो चला मुकदमा 89 जुलाई में आने के बाद सितंबर 2010 में जो एपेक्स माननीय उच्च न्यायालय का ऑर्डर आ गया है, देन आफ्टर 11 में सब SLP करते हैं फाइल वहाँ पे, सिविल अपील, फिर ऑर्डर आपके सामने। देखा जाए तो जल्दी हुआ जिस हिसाब से सेंसिटिव। डेफिनेटली एक बहुत मेजर बात मैं आपको बता दूं, एक घटना कि 2006 में जब बहस गवाहियाँ चल रही थी, तो मैंने एक दिन कोर्ट में आलम साहब बैठे थे, और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कुछ टाइम भंवर सिंह साहब थे कि नहीं, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, और मैंने तीनों जन से रिक्वेस्ट किया कि लॉर्डशिप मैं चैम्बर में आप लोग से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा व्हाट इज़, तो मुझे वो हमेशा जूनियर वर्मा कहते थे, तो ना हमेशा जूनियर क्या, व्हाट इज़ प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? हमने कहा नहीं, नो प्रॉब्लम, आई वांट टू टॉक यू इन योर चैम्बर। तो मैं उनके साथ चैम्बर में गया, और सारे वकील लोग भी इकट्ठा हुए, कॉफ़ी पी गए, क्या चाहते हो? तो हमने कहा लॉर्डशिप मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि ये इस जन्मभूमि के मुकदमे को आप लोग ऐसे ही टालना चाहते हैं कि कुछ करना चाहते हैं इसको है? अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हम समझे नहीं। हमने कहा 96 गवाही चल रही है, और गवाही की लिस्ट अगर मैं देख रहा हूँ 2010 तक लिस्ट जाएगी अभी तक, तो अगर मैं अपना टाइम 24/7/365 दे रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ऑर्डर देने में अगर आप लोग का इंटरेस्ट नहीं है तो मैं कुछ और मतलब केसेस लिया करूँ और कुछ अपना अनदर काम देखूँ। मेरी भी अपनी फैमिली हो गई है,
इनफैक्ट कि 2006 में मेरा शादी हुई थी, अच्छा। तो मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि ऐसे ही चलेगा, तो फीस भी नहीं थी, कुछ भी बहुत ही नॉमिनल थी। हम तो भगवान राम के लिए काम किए हम लोग, ऐसी सभी बात नहीं लोग थी। मेरे ख्याल से भगवान राम के ना। तब उन्होंने एक ऑर्डर किया कि इतने पीरियड में गवाहियाँ ख़त्म हो जाएंगी और 2006 के लास्ट या 2007 की शुरुआत में गवाही चालू हो जाएगी। तो रफ़त आलम के साहब के सामने ही गवाही चालू हुई, बहस चालू हुई। एट दैट टाइम वाज एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, अच्छा। लेकिन एक एप्लीकेशन पड़ गई कि उनके ब्रदर बाबरी की तरफ से एक वकील थे जो उनके रिश्ते में, सगे रिश्ते में आते थे, कोई ब्रदर लगते थे। तो हरशंकर जैन साहब ने एक एप्लीकेशन दी कि वो उनके भाई हैं और इस तरह से बाइसनेस हो सकती है। तो बड़ा खिन्न हुए थे, उन्होंने अपने आप को हटा लिया। फिर खान साहब आ गए थे उसमें। इनफैक्ट खान साहब भी बहुत जीनियस थे और मैं तो उनको प्रणाम करूंगा, और बहुत ही भले व्यक्ति वो रहे। हाँ। तो आपका अच्छी इनसे रिलेशनशिप? जजों से मेरा बहुत बढ़िया रिलेशन रहा, एज ए फ्रेंडली रहा। मैं व्यक्तिगत जानता हूँ कि चाहे खान साहब हों, चाहे रफ़त आलम साहब हों, इनको आप मुसलमान नाम से कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े ह्यूमन बीइंग थे, बहुत अच्छे भले इंसान रहे ये, और सबकी मदद की उन्होंने। और मुझे एक चीज़ आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जो लैंड अलॉट की है मुस्लिम्स को, जो 5 एकड़, हाँ। वो कहाँ पर है? और ये वाकई की है या कुछ? हाँ, 5 एकड़ जमीन इन्होंने रौनाही के पास, मैं अचानक दिमाग से मेरा नाम आ गया, क्या नाम उसका, धन्नी, गांव का नाम रौनाही पड़ती है, ये स्वावल तहसील में है। 5 एकड़ जमीन, अनफॉर्चुनेटली भी मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। वहाँ कंस्ट्रक्शन काम चला। ये लखनऊ जाते वक्त रौनाही थाने के पीछे पड़ती ज़मीन है, ठीक है ये। और यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहे हैं, और इनफैक्ट पता लगा है कि शायद वहाँ से सऊदी अरब से या कोई कहाँ से आएंगे वो यहाँ पे, और इनवाइट किए जाएंगे अपने प्राइम मिनिस्टर साहब भी। अब आगे देखते हैं भविष्य क्या इसका है। तो कह रहे साथ साथ इसी जनवरी में, अभी उसमें टाइम लगेगा, अभी उनको लगता है टाइम, क्योंकि अभी ये जान लिया कि जन्मभूमि को फुल कंप्लीट होने में मुझे लग रहा है 5-6 साल लग जाएंगे। और ना, हाँ हाँ, और बहुत मिट्टी भी अभी मिट्टी भी डेवलप है, लेकिन एक हमारे मोदी जी हैं, तो योगी जी का काम यहाँ अच्छे चल रहे हैं, और उन लोग की बड़ी कृपा अयोध्या के ऊपर है कि अयोध्या को उन्होंने एकदम जैसे विक्रमादित्य ने बनाया था उसी तरह उन्होंने बना दिया है। बड़े सौभाग्य की बात है ये हमारे लिए। तो मस्जिद भी मैंने सुना है बहुत भव्य, हाँ, बहुत भव्य बन रही है, बहुत ही भव्य बन रही है मंदिर, मस्जिद। कितने मंदिर टूटे थे जब मस्जिद टूटी थी? उसके आसपास बहुत सराउंडिंग उस टाइम करीब 1.5 से 2 दर्जन मंदिर तोड़े गए थे। और बाद में अभी जो इधर है स्थिति है, चूंकि इनको पैराकोटा बनाना था, यानी जन्मभूमि की चारों ओर की बाउंड्री बनानी थी, इन्होंने, मुझे लगता है कि 7-8 मंदिर अभी इधर भी, फकीर राम है, कौशल्या सदन है, और रंग जी का मंदिर है, ऐसे करके करीब 7-8 मंदिर इधर भी टूटे हैं। तो कोई शोर नहीं मचता है कि मंदिर तोड़ दिए हैं? अब प्रॉब्लम है कि मैंने तो 2-3 मुकदमे किए ही हैं इसको, पर कोई शोर नहीं मचता है ना कि मंदिर टूट गए तो देखिए, टूट गए। अब थोड़ा इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड ये है कि आज की डेट में अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो पता लगेगा एंटी हिंदू हो गया है। इनफैक्ट कि जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा बहुत रामलल्ला वाले मुकदमे में दिखता था, उसका रीजन यही था कि मेरा कहना था कि 1934 के बाद कभी नमाज नहीं हुई, जबकि रामलल्ला वाले कहते थे कि 16 दिसंबर 49 तक नमाज हुई। एक इसी बात का कॉन्फ्लिक्ट था जो उनके मन में आज भी है कि मैं उनके विरोध में रहा हूँ। यही तो, दैट इज द मेजर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मी एंड यू। और उसी कॉन्फ्लिक्ट का कारण है कि आज वहाँ पे जो मस्जिद बन रही है वो उसी कॉन्फ्लिक्ट के कारण बन रही है। अन्यथा 1934 की अगर बात हमारी मान ली गई होती तो आज ये मस्जिद नहीं बनती, श्री राम जी का मंदिर ही बनता यहाँ पे। हमारी थ्योरी ये थी कि 1934 के दंगे के बाद वहाँ नमाज कभी नहीं हुई, और उनका कहना था कि 16 दिसंबर 49 के बाद नमाज हुई। तो इसी बात का मेजर कॉन्फ्लिक्ट अंतिम तक बना रहा, और उसका कारण ही था कि उसी का नतीजा ये था कि जो मस्जिद जो बन रही है रौनाही में वो बन रही है। अन्यथा मेरी थ्योरी अगर चली होती तो मस्जिद ही नहीं बनती, क्योंकि वो अपना राइट खो चुके थे, टाइम बाउंड हो जाता उनका। प्रूव कैसे करते हैं आप कि 34 के बाद नहीं? क्योंकि वो लोग प्रूव ही नहीं कर पाए थे, वो 2 चीज़ें प्रूव कर पाए थे अपनी, नमाज की बात को वो प्रूव नहीं कर पा रहे थे। उनको इन्होंने एपेक्स कोर्ट में कहा 16 दिसंबर 4 तक नमाज हुई है, और दूसरी चीज़ वो ये प्रूव कर पाए थे उच्च न्यायालय में लखनऊ में कि मीर बाकी या बाबर यहाँ आया था। चूँकि सबसे बड़ी बात है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा जो बाबरनामा लिखी है उसका जो ट्रांसलेशन है बेब्रेज ने किया, बहुत बढ़िया किया है बेब्रेज ने। तो उसमें उन्होंने लिखा क्या था कि उनका सबसे बड़ा पहलू है कि मार्च 2nd वीक और सितंबर 2nd वीक का 6 महीने का पीरियड बाबरनामा का गायब है। वो वही पीरियड है एग्जैक्ट जो यहाँ मंदिर टूटने का और बाबरी मस्जिद बनाने का था। कहीं नहीं
और अच्छा दूसरा था कि बाबर की प्रेजेंस जो है घाघरा पे दिखती है। घाघरा आपके यहाँ बाराबंकी में पड़ती है, देन आफ्टर वो गाजीपुर में दिखता है बाबर है। तो जो 6 महीने पीरियड का बाबरनामा का पेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट पेज था, उसने बाद में अपना क्लियरिफिकेशन भी लिखा था बाबर ने अपने उसमें कि आंधी पानी आई थी, बारिश हुई थी और काफ़ी तगड़ी आंधी आई थी जिसमें काफ़ी पेज पानी में भीग गए और बह गए। तो बाबर ने खुद लिखा बेबरेज ने उसका सबसे बढ़िया ट्रांसलेशन बेबरेज ने किया उसको है। तो उन्होंने लिखा उसमें कि पानी में काफ़ी पेज और ये सब खराब हो गए और मुझे याद भी नहीं कि क्या घटनाएं आगे रह गई थी। तो 6 महीने के पेज गायब थे। एंड वही टाइम जो था एग्जैक्ट 1528 का अप्रैल का वही महीना था कि जिस टाइम जब मंदिर को रामलला के मंदिर को तोड़कर और बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। तो यहाँ 1528 ठीक है ना? हाँ 15 ठीक अप्रैल 28 में हुआ है, 1528 में इनका हुआ है ये है। तो और जो मिश्रा जी ने कहा कि बाबर ने नहीं बनाई ये, हाँ पीएन मिश्रा जी ने उन्होंने एक थ्योरी दी थी। एक्चुअल में कुणाल किशोर साहब हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं, पटना के ही हैं, और उन्होंने भी किताब अपनी लिखी अयोध्या करके, रिविजिट अयोध्या करके। और पीएन मिश्रा साहब की भी एक आर्गूमेंट थी अपनी कि औरंगजेब ने इसको किया है 1600 कुछ में। उन्होंने सारा प्रूव भी किया, उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। माननीय उच्च न्यायालय ने माना कि यहाँ तक ही आए लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाए इस चीज़ को, क्योंकि कुछ स्क्रिप्ट या कल्चर ऐसे थे मिले जो लगते थे कि उसके पीछे के पीरियड के हैं, तो उसमें वो प्रूव नहीं कर पाए थे। एस्टेब्लिश यही हुआ था कि बाबर के द्वारा मीर बाकी जो था, अब मीर बाकी में भी कंटेस्ट हुआ कि हु इज़ मीर बाकी, क्योंकि मीर बाकी ताशकंदी था, ताशकंदी मीन रशियन। तो उसके एक छोटी से आपको इंस्टांस बता दें, मीर बाकी ताशकंदी लिखता था, तो मीर बाकी इज द टाइटल, जैसे डीएम या एसएसपी, उसी तरह मीर बाकी इज द टाइटल, तो मीर बाकी ताशकंदी था। तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे था कि बाबरी मस्जिद में कि यहाँ पे कहीं मीनार नहीं थी, तो उसका उन्होंने एग्जाम वो दिया, अपना क्लियरिफिकेशन दिया मुस्लिम पक्षों ने कि चूंकि मीर बाकी ताशकंदी था और वहाँ पे रशिया में मीनार नहीं बनती है, दैट्स वाई यहाँ मीनार नहीं बनी थी, लेकिन वो स्टैंड नहीं किया उनका। और वो सुन्नी और शिया वक्फ, हाँ 45 वक्फ दोनों वक्फ का उन्होंने चैलेंज किया था कि ये मेरा है। उनका कहना था कि बाबर शिया था। एक्चुअली बाबर समरकंद की विजय करने के लिए उसने अहमद शाह से टाई अप किया था। तो अहमद शाह थे, तो अहमद शाह से उन्होंने सुलह करने के लिए अपने आप को शिया घोषित करा लिया था बाबर ने। और उनसे उनको मिलाने के बाद ही समरकंद का रास्ता खुलता था जो भारत में घुसने का रास्ता था। तो अहमद शाह को मिलाने के बाद उस समरकंद की विक्ट्री की, उसके बाद उन्हें इंडिया में घुस गए। इंडिया में आने के पहले फिर सुन्नी हो गए थे वो। पहले सुन्नी थे, फिर शिया हुए, फिर सुन्नी हुए वो। समरकंद जीतने के बाद उसके बाद जो अभी सूट चला है इनका 1945 में ऑर्डर आया, उसमें डिक्लेयर हुआ कि ये प्रॉपर्टी सुन्नी की है। बाकायदा आर्गूमेंट के बाद बहस पे डिसाइड हुआ कि बाबर वाज सुन्नी और ये सुन्नी मस्जिद थी, ये सुन्नी की है। और जो थोड़ी सी मीडिएशन का हमें बताइए, मीडिएशन में आप जाते थे? हाँ मीडिएशन यहाँ जो एपेक्स कोर्ट ने भी किया था और वहाँ भी हुआ था। माननीय उच्च न्यायालय में आर्गूमेंट के पहले भी आदरणीय सुधीर अग्रवाल जी, एसयू खान साहब ने, डीवी शर्मा साहब ने सबको, चूंकि हमारे सीपीसी में प्रोवाइड सेक्शन 89 मीडिएशन का, और उसकी एक थ्योरी बहुत बड़ी उसमें है कि महात्मा गांधी भी जब एडवोकेट थे, उनका कहना था कि मैंने अपने 90% मुकदमे सुलह समझौते से ही सॉल्व कराए थे। इनफैक्ट उन्होंने 1918 या 1917 में एक बुक भी लिखी थी इसके ऊपर, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो उन्होंने बताया था कि कई मुकदमे ऐसे थे कि जो मैं पार्टियों के घर जाके सुलह करा देता था कोर्ट में लाके 89 द्वारा। तो 89 प्रिस्क्राइब की गई थी, माननीय उच्च न्यायालय में भी वो सफल नहीं रही थी। और फिर इसमें भी था कि रविशंकर जी को और रामू जी को और उनको तीनों जजेस को बनाया गया था, खलीउल्लाह साहब को, और अनफॉर्चुनेटली वो भी सेट नहीं हो पाया था। क्या होता था उसमें हमेशा उन्होंने सेटिंग की थी कि आपस में बैठ के सबका विचार सुने कि भाई व्हाट डू यू वांट, कैसे मीट आउट किया जाए। तो पहले तो उन्होंने पहली मीटिंग जब हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी हम लोग की, एक इंट्रोडक्शन हुआ था और क्या प्लेंट है, क्या मांग रहे हैं, ये पूरा डिस्कशन हुआ था। देन आफ्टर जब नेक्स्ट हम लोग की सीटिंग होती थी तो
बकायदा टाइम अलॉट हुआ था, अलग अलग पार्टीज का व्यूज लेते थे, उतना बैठ के नोट करते थे व्यूज। बाद में कुछ लोग कुछ पॉइंट्स के लिए नोट्स भी मांगे, 2-2 पेज के नोट्स भी दिए गए, लेकिन वो सफल नहीं रही थी।